देश के 6 बड़े दंगों का पोस्टमार्टम। देश में अब तक के दंगों में किसको मिली सजा? दंगे भड़काने वालों के खिलाफ क्या चला सिस्टम का डंडा? दंगों में 7,000 से ज्यादा मौतों के बाद कितना बदला तंत्र? 36 साल, 7600 मौतें और सुलगते सवाल। दंगा तंत्र। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। दंगे का दंश झेल चुकी दिल्ली में अब तक 46 लोगों की जान जा चुकी है। कई लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच फंसे हुए हैं। दिल्ली में जो कुछ हुआ वो बेहद शर्मसार करने वाला है। ये लेकिन पहली बार नहीं है। देश में दंगों का दंश कई बार झेला गया। पिछले 36 सालों में देश कई बार हिंसक हुआ है। 36 सालों में दंगों में 7,600 से ज्यादा अपनी जान गंवा चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए, फिर समझेंगे। देश की राजधानी दिल्ली में भड़के दंगों ने शर्मसार कर दिया। कुछ उपद्रवियों ने लोगों के घर, दुकान, गाड़ियां सब कुछ आग के हवाले कर दिया। 2 गुटों के बीच हुए दंगों ने दिल्ली को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। दिल्ली में जिंदगी पटरी पर तो आ रही है, लेकिन दिलों में बैठा डर इतनी आसानी से कहां खत्म हो पाता है। दिल्ली वालों को 72 घंटों का वो भयानक मंजर अब भी डरा रहा है। आजादी के बाद से लेकर अब तक देश ने कई बार सांप्रदायिक दंगों का दंश झेला है। सरकारी आंकड़ों की बात करें तो इन दंगों में अब तक 7,600 के करीब जाने गई हैं, जबकि दंगा पीड़ितों की संख्या लाखों में है। इन सांप्रदायिक दंगों की वजह तो अलग अलग रही, लेकिन एक कॉमन वजह जो सभी दंगों में सामने आई वह थी राजनीतिक बयानबाजी और धार्मिक कट्टरता। भारत के लोक कानून की किताबों में नफरत के ऐसे सौदागरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई वाले कई एक्ट भी बने हैं, लेकिन सवाल वही है कि आखिर ऐसे दंगाइयों को सजा क्यों नहीं होती? क्यों दंगों के सालों बाद भी गुनहगार आजाद घूमते हैं? अब तक देश में भड़के दंगों के आरोपियों पर कार्रवाई की बात करें तो रिपोर्ट बेहद हैरान करने वाली है। आंकड़े बताते हैं कि दंगों को भड़काने वाले लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए लोगों का खून बहाया, लेकिन सजा से बचते रहे। दिल्ली दंगों के बाद भी यही सवाल उठ रहे हैं कि क्या गुनहगारों को सजा मिलेगी? फिलहाल सरकार तो ये दावा कर रही है कि साजिश का पर्दाफाश भी होगा और सजा भी मिलेगी। दिल्ली को सुलगाने में 2 नाम सबसे ज्यादा सामने आए, जिसमें बीजेपी नेता कपिल मिश्रा और आम आदमी पार्टी पार्षद ताहिर हुसैन का नाम सबसे टॉप पर है। आम आदमी पार्टी ने पार्षद ताहिर हुसैन को फिलहाल जांच होने तक पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है, जबकि कपिल मिश्रा के खिलाफ आरोपों पर पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया। हालांकि कोर्ट ने सख्त टिप्पणियां जरूर की है। दिल्ली सांप्रदायिक दंगों में अब तक 45 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और कई लोग अभी भी अस्पतालों में भर्ती हैं। दिल्ली में दंगे क्यों भड़के और किसने इनकी साजिश रची, ये तो आपको बताएंगे ही। साथ में ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आजादी के बाद से लेकर अब तक इतने सालों में दंगा करवाने वाले कितने लोगों को सजा मिली और क्यों लोगों की जुबान पर यह सवाल आ रहा है कि देश के लोकतंत्र को दंगा तंत्र बनाने वाले इन गुनहगारों को सजा क्यों नहीं दी जाती है। हिंदुस्तान जितनी बार दंगों से दहला है उसकी वजह 2 ही रही है, या तो राजनीतिक बयानबाजी या फिर धार्मिक कट्टरता। दिल्ली में भी कुछ ऐसी वजह सामने निकल कर आ रही है। ये रिपोर्ट देखिए, जिसमें आपको दिल्ली में हुए दंगे के पीछे की पूरी कहानी समझ आ जाएगी। देश में जितनी बार भी सांप्रदायिक दंगे भड़के उसमें नेताओं की भूमिका संदेहों के दायरे में रही। राजनीतिक बयानबाजी और धार्मिक कट्टरपंथियों की बोली ने दंगे भड़काने में गोली से भी ज्यादा बड़ा काम किया।
12 दिसंबर को संसद के दोनों सदनों में सीए कानून पास हो चुका था और राष्ट्रपति ने मंजूरी भी दे दी थी। सीए कानून पास होते ही दिल्ली में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के छात्र लगातार सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे और सीए कानून आने के बाद पहले जुमे यानी 15 दिसंबर 2019 की नमाज के बाद जामिया नगर, ओखला और बाटला हाउस के लोग जामिया के छात्रों के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए। इसके साथ ही अबुल फजल और शाहीन बाग के लोग भी इसमें आ जुड़े। अचानक प्रदर्शन ने हिंसक रूप अख्तियार कर लिया। इस बीच पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच पथराव शुरू हो गया। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और आंसू गैस के गोले छोड़े। उसी शाम कुछ छात्र और कुछ महिलाएं जाकर शाहीन बाग के मेन रोड पर धरने पर बैठ गए। शाहीन बाग में लोग जुटना शुरू हो गए। शाहीन बाग के आंदोलन की चिंगारी देश में इतनी तेजी से फैली कि देश के करीब 3 दर्जन शहरों में महिलाएं धरने पर बैठ गईं। दिल्ली के कई इलाकों में भी छोटे छोटे शाहीन बाग बनने लगे। दिल्ली चुनावों के दौरान रैलियों और सभाओं में नेताओं ने भड़काऊ बयानबाजी शुरू कर दी और माहौल खराब होता चला गया। सबसे पहले बीजेपी नेता कपिल मिश्र ने 24 जनवरी 2020 को एक विवादित ट्वीट किया। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने शाहीन बाग जैसे मिनी पाकिस्तान खड़े किए हैं। उसके जवाब में 8 फरवरी को हिंदुस्तान खड़ा होगा। इस ट्वीट के बाद शाहीन बाग का माहौल गर्मा गया। इस बीच 28 जनवरी 2020 को बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में रिठाला से बीजेपी उम्मीदवार मनीष चौधरी के समर्थन में एक जनसभा की। आरोप है कि यहां अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में गद्दारों को गोली मारो वाले भड़काऊ नारे लगे और तनाव बढ़ गया। इन नारों के कुछ दिन बाद ही शाहीन बाग में पुलिस वालों के सामने ही कपिल गुर्जर नाम के एक युवक ने फायरिंग कर दी। गनीमत रही कि पुलिस ने समय रहते उस पर काबू पा लिया और जान माल की हानि नहीं हुई। लेकिन ये गोलीकांड एक बड़े खतरे का इशारा जरूर था, जिसे नजरअंदाज किया गया। और किसी की नहीं चलेगी, हिंदुओं की चलेगी। शाहीन बाग में कपिल गुर्जर के गोलीकांड के बाद एक और विवादित बयान सामने आया। इस बार बयान था मुस्लिम पक्ष से। 15 फरवरी 2020 को एक रैली में AIMIM के नेता वारिस पठान ने भड़काऊ बयान दिया। अभी तो सिर्फ शेरनियां बाहर निकली है और तुम्हारे पसीने छूट गए, और समझ लो अगर हम लोग साथ में आ गए तो क्या होएगा। 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात। 23 फरवरी को कपिल मिश्रा ने लोगों को संबोधित करते हुए सीए का विरोध करने वालों पर निशाना साधा। एड़ियां उठाने से कद बढ़ा नहीं करता, एड़ियां उठाने से और सीए वापस नहीं होगा सड़कों पे बीबियां बिठाने से। ये सीए का कानून भारत की संसद ने पास किया है। भारत की संसद ने ये कानून पास किया है। ये कानून लागू होगा और ये जो बदतमीजी चल रही है, जाफराबाद बंद है, चांदबाग बंद है, 35 लाख लोग आज कैद कर दिए गए हैं जो कहीं आ जा नहीं सकते, सारे रास्ते उनके बंद कर दिए गए हैं। ये बदतमीजी स्वीकार नहीं की जाएगी। अगर सड़क पे उतरने की ही ताकत समझ में आती है तो सड़क पे उतर के भी दिखा देंगे। कपिल मिश्रा के इस भड़काऊ बयान के बाद दिल्ली के जाफराबाद इलाके में चिंगारी उठी और देखते ही देखते चिंगारी आग की लपटों में तब्दील हो गई। उत्तर पूर्वी दिल्ली के हालात बिगड़ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ये रिपोर्ट आपको समझा गई होगी कि किसकी कितनी भूमिका इस हिंसा को भड़काने में रही। अब आगे बढ़ते हुए आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाने की हम कोशिश करेंगे कि पिछले 36 सालों में कहां, क्यों और कब दंगे हुए और उनके आरोपियों पर सिस्टम का डंडा चला या फिर नहीं। हिंदुस्तान को आजाद हुए 73 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी आजाद देश की ऐसी तस्वीरें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या हिंदुस्तान आजाद है। दिल्ली में जो कुछ हुआ वो बेहद भयानक था, लेकिन पहली बार नहीं हुआ था। देश आजाद होने के बाद पिछले 36 सालों में देश में कई बार दंगे हुए और दो पक्ष आमने सामने खड़े हो गए। साल 1984 सिख विरोधी दंगा। साल 1984 में इंदिरा गांधी की उनके 2 सिख बॉडीगार्ड ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद देश भर में
सिख विरोधी दंगे भड़के थे। सिख विरोधी दंगों में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 3,325 लोगों की जाने गई थी। ये आजादी के बाद देश में पहला दंगा था जिसमें इतना भारी जानमाल का नुकसान हुआ था। उन भयानक दंगों और हिंसा के बाद यशपाल सिंह, नरेश कुमार, कांग्रेसी नेता जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार को दिल्ली में हुए 1984 के दंगों में आरोपी करार दिया गया। नवंबर 2018 में यशपाल की मौत हो गई। नरेश को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सज्जन कुमार को आजीवन कारावास हुई और जगदीश टाइटलर के खिलाफ दंगों के 36 साल बाद सीबीआई जांच चल रही है। साल 1992 बाबरी विध्वंस दंगा। साल 1992 में एक बार देश फिर सुलझा और इन दंगों की वजह बाबरी मस्जिद विध्वंस था। दंगों की शुरुआत 1992 में हुई और साल 1993 तक चली। बाबरी विध्वंस दंगों में करीब 2000 लोगों की जाने गई। बाबरी विध्वंस दंगों के 7 साल बाद देश एक बार फिर दो फाड़ हो गया था। इस बार हिंदू मुसलमान आमने सामने थे। बाबरी विध्वंस मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार, उमा भारती, साध्वी रितंभरा नामजद। 1992 में दंगे भड़काने के मामले में नामजद हुए आरोपियों पर सीबीआई कोर्ट में आज भी मुकदमा चल रहा है। मामले में अब तक 40 गवाह पेश हुए। मई 2017 में सभी 12 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। साल 2002 गुजरात दंगा। साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन से कार सेवक अयोध्या से गुजरात लौट रहे थे। 27 फरवरी को सुबह जैसे ही साबरमती एक्सप्रेस गोधा रेलवे स्टेशन के पास पहुंची, उसके कोच से आग की लपटें उठने लगी, जिसमें कोच में मौजूद यात्री उसकी चपेट में आ गए। आग से झुलसकर 59 कार सेवकों की मौत हो गई थी। इसके जवाब में गुजरात में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। गुजरात दंगों में करीब 1100 लोगों की जाने गई। गुजरात दंगों में भी देश एक बार फिर दुफान नजर आए। इस बार भी हिंदू मुसलमान आमने सामने थे। गुजरात में हुए दंगों में 56 लोगों को आरोपी करार दिया गया, जिसमें से 17 लोगों को दोषी पाया गया, जिसमें कानूनी प्रक्रिया अभी भी चल रही है। गुजरात दंगों के मामले में गुजरात सरकार में तत्कालीन मंत्री माया कोडनानी समेत कई लोगों को सजा हुई। सवाल वही, कानून की किताबों में नफरत के ऐसे सौदागरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई वाले कई एक्ट भी बने हैं, लेकिन ऐसे दंगाइयों को सजा क्यों नहीं होती? क्यों दंगों के सालों बाद भी गुनहगार आजाद घूमते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दिल्ली हिंसा में 46 घरों में मातम पसरा हुआ है। 200 से ज्यादा घर ऐसे हैं जहां पर चिंता है, फिक्र है, क्योंकि उनके अपने अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं। अब सवाल बहुत बड़ा ये कि जख्म जो मिले हैं उन्हें वो भरेंगे कब और कैसे। हालांकि राहत की बात ये कि दिल्ली में अब हालात सामान्य धीरे धीरे हो रहे हैं। साथ ही साथ लोगों के जख्म भी आहिस्ता आहिस्ता अब भरने लगे हैं। हालांकि जख्म काफी गहरे हैं और भरने में वक्त भी लगेगा। इंडिया न्यूज की टीम हर उस परिवार के साथ में मौजूद है जिन्होंने अपनों को खोया है। आज इंडिया न्यूज संवाददाता नरेश विस्वानी ने दिल्ली हिंसा में अपने मामा को खोने वाले छोटे से बच्चे से बातचीत की। ये वही बच्चा अयान है जिसका इमोशनल फोटो पूरी दुनिया में वायरल है। दंगे जब भड़के थे तो उस दौरान सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए एक तरफ से दूसरी तरफ भाग रहे थे। सभी ये जानते थे कि दंगों का कोई धर्म नहीं होता और दंगाई की कोई जात नहीं होती। इसी के चलते वो दंगाई किसी को भी अपना निशाना बना सकते हैं। अभी हम मुस्तफाबाद के एक घर में आए हुए हैं। यहाँ पर हम लोगों से बात करेंगे क्योंकि इस घर के एक युवा जो कि दंगे के दौरान अपनी जान खो बैठे हैं, उनके परिवार के लोग अभी भी सदमे में हैं। इनसे बात करना जरूरी इसीलिए भी है क्योंकि उन तमाम हालातों के बारे में ये लोग हमें ज्यादा अच्छी तरह बता पाएंगे जो हालात उस वक्त पैदा हुए थे। ये बच्चा है, अयान नाम है इस बच्चे का और 13 साल इसकी उम्र है। बेटा आपने क्या देखा था, मुझे ये बताओ पहले आप। मेरे मामू बहुत अच्छे थे। मेरे मामू नेक दिल के थे, बहुत नेक दिल के थे। मेरे मामू के जैसा इस दुनिया में कोई नहीं था। मेरे मामू मुझसे बहुत प्यार करते थे, मैं भी उनसे बहुत प्यार करता था। मेरे मामू बहुत ही अच्छे थे, मैं उन्हें बहुत चाहता था। याद आ रही है बहुत। हाँ। जिस दिन ये हुआ बेटा, उस दिन आप सुबह उनसे मिले होंगे, बात हुई होगी जैसे रोज होती थी उनसे बात। कभी मन में विचार भी नहीं आया होगा कि ऐसा हो जाएगा? नहीं,
कभी नहीं दिल के थे। मेरे मामू के जैसा इस दुनिया में कोई नहीं था। मेरे मामू मुझसे बहुत प्यार करते थे, मैं भी उनसे बहुत प्यार करता था। मेरे मामू बहुत ही अच्छे थे, मैं उन्हें बहुत चाहता था। याद आ रही है बहुत। हाँ। जिस दिन ये हुआ बेटा, उस दिन आप सुबह उनसे मिले होंगे, बात हुई होगी, जैसे रोज होती थी उनसे बात। कभी मन में विचार भी नहीं आया होगा कि ऐसा हो जाएगा? नहीं, कभी नहीं सोचा था मेरे मामू के साथ भी ऐसा हो जाएगा, हमारे घर में ऐसा हो जाएगा। आपने आसपास का माहौल देखा था उस वक्त, क्या था? नहीं। घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी? नहीं। सिर्फ आवाजें, शोर तो सुन रहे होंगे बाहर से? हाँ। क्या क्या आवाजें आ रही थी? बहुत आवाज आ रही थी। उस साइड से हिंदू बोल लेते, जय श्री राम, इस साइड से बोल लेते, इधर से मुसलमान बोल लेते, बस यही सुनाई आ रही थी। बहुत दंगे हुए थे, इन्हीं दंगों में मेरे मामू की जान चली गई। परिवार के और भी लोग हैं इस बच्चे से, तो हमने बात की, जो बहुत ज्यादा अभी भी गमशुदा है, बहुत ज्यादा गमगीन है। आपसे बात कर पाऊंगा? अपना नाम बताइए। मेरा नाम सलमान है। सलमान भाई, ये बताइए कि हालात काफी ज्यादा काबू से बाहर चले गए थे। हाँ। हम लोग इस समय किसी धर्म विशेष की बात नहीं करेंगे, हम वैसे कभी भी करते नहीं है, लेकिन हालात काफी ज्यादा बेकाबू थे। दोनों तरफ से लोग गए, और जो दंगाई होता है उसका तो कोई धर्म और ईमान तो होता नहीं है। बिल्कुल, दंगाई को कोई धर्म और ईमान कुछ नहीं होता। यहाँ हालात बहुत खराब थे। मतलब ये जो हमारा मेन वाला रोड है, यहाँ बहुत शोर शराबा, मतलब फायरिंग की हमारे घर तक आवाज आ रही थी, बट हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम बाहर जाएं, बाहर जाके देखें क्या हो रहा है। मेरे जो चाचा थे वो करदमपुरी में फंस गए थे जाके, तो हमने कॉल कर रहे थे कि चाचा आ जाओ। चाचा का हमारे पास फोन आया था कि मुझे घर आना है, बट वहाँ माहौल ऐसा था कि वहाँ फायरिंग और सब हो रहा था, बट कोई रास्ता नहीं था आने का। चाचा का फोन भी आया था घर पे, तो हमने बोला चाचा वहीं रुक जाओ, यहाँ मत आना, यहाँ माहौल बहुत ज्यादा खराब है। फिर चाचा का नेक्स्ट डे फोन आता है कि मैं घर आ रहा हूँ और यहाँ माहौल मतलब ठीक है। तो चाचा जैसे घर से बाहर निकले, वो घर से थोड़ी सी दूर ही गए होंगे तो किसी ने शूट कर दिया उनकी बुलेट यहाँ आके लगी थी, तो उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई चाची की। क्या काम करते थे वो? चाचा का स्क्रैप का काम था, प्लास्टिक स्क्रैप का। पूरी गली के अंदर उस समय एकदम लोग जान बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहे होंगे, अचानक हर तरफ से पथराव हो रहा होगा। हर तरफ से पथराव हो रहा था। चाचा को यही नहीं पता कि बुलेट कहाँ से आके लगी, वो तो सिर्फ घर आ रहे थे। वो मेरे चाचा इतने अच्छे थे, मतलब आई प्राउड ऑफ माई चाचा। मैं भी उनकी तरह बनना चाहता हूँ। एक बहुत अच्छे इंसान था। आज तक कभी हमने चाचा की किसी से लड़ाई, उन्हें सिर्फ अपने बिजनेस से मतलब था, उन्हें और अपनी फैमिली से मतलब था। वो ना ही कहीं जाते ना ही कहीं आते, कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे घर में हमारे साथ ये सब हो जाएगा। कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे हम बात कर पाऊंगे? कर सकता हूँ किसी से बात? हाँ, अगर आप इजाजत दे तो। अपना मुझे नाम बताइएगा। जी, मैं फरजाना हूँ। फरजाना जी, ये तमाम चीजें मुझे याद दिलाते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या हालात थे? कभी जहन में ऐसी बात आई थी कि ऐसे दंगे, ऐसी सिचुएशन हमारे इलाके में भी हो जाएगी? ये तो कभी नहीं सोचा था कि मेरे भाई के साथ में ऐसा होगा। मेरा भाई बहुत ही अच्छा था, बहुत ज्यादा। अब इतना बस सोच के ये हो रहा है। मेरे भाई की 8 बेटियां हैं, पूरा परिवार इतना गम में है। बस अचानक में इतना शॉट लगा है, इतना सदमा हो रहा है सबको, क्या बस कुछ कहना बहुत मुश्किल है। क्या होगा आगे के लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिरी लफ्ज क्या थे जब वो कह करके गए थे यहाँ से? आखिरी लफ्ज बस यहाँ से जहाँ से गए हैं इतने खुश थे, बहुत ज्यादा। खाना खा के घर से निकले के बस मुझे काम है, सारी अपनी आईडी लेके अपने काम के लिए गए थे वो। जब वहाँ से फोन आया, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे फंस गया हूँ। यहाँ पे घर वालों ने सबने मना करा कि बेटा आप वहाँ से मत आना, जब इतना दंगा हो रहा तो मत आना तुम वहाँ से। लेकिन जब 2 दिन वहाँ उन्हें हो गए तो फिर उन्हें आना पड़ा। उन्हें कहा मैं आ रहा हूँ, वैसा कोई नहीं है। जब घर से निकले वहाँ से, बस उन्हें गोली लग गई और कुछ ऐसा हो गया एकदम। बस फोन पर आखिरी बार उन्होंने ये कहा था कि बहुत ज्यादा हालात खराब है, मैं नहीं आ पा रहा हूँ। जी नहीं, उन्होंने कहा कि यहाँ से घर वालों ने कहा था कि हालत खराब है तुम मत निकलो। कह नहीं मैं आ जाऊंगा, रास्ता सही होगा मैं आ जाऊंगा। जब वो वहाँ से निकले तो उन्हें बस शूट कर दिया गया। और कुछ देखिए, लोग अभी भी कितने ज्यादा गम में हैं और इस बात को कह रहे हैं कि आखिरी बार फोन पर बात हुई थी, हमेशा काम में व्यस्त रहा करते थे, किसी चीज से उन्हें मतलब नहीं था, सिर्फ और सिर्फ उन्हें परिवार से और काम से ही मतलब था। इलाके के अंदर जिस तरीके के हालात पैदा हुए, दंगे भड़के
और बड़ी बात यहाँ पर यह कि परिवार अभी भी इस बात को मानता है कि दंगे का कोई धर्म नहीं होता है, और जो जिस तरीके से दंगाई यहाँ पहुंचे वो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ इस बात को कह रहे हैं कि दंगाई थे। दंगाई ने एक के बाद एक कई लोगों को निशाना बनाया। इन लोगों को इस बात की जरा भी आशंका नहीं थी कि इन दंगाइयों का कहर हमारे परिवार पर भी टूट सकता है, लेकिन ऐसा हुआ और इसी तरीके से जो इस घर में मुदस्सर रहा करते थे उनकी जान चली गई। दिल्ली हिंसा में किसी ने अपना पिता खोया है तो किसी ने अपना बेटा। ऐसी ही कुछ कहानी जाफराबाद की रहने वाली गुलिस्ता की है। उन्होंने इस दंगे में अपने पति मोहम्मद इरफान को खोया। इरफान अपने बच्चों के लिए दूध लेने के लिए निकले थे, लेकिन 3 दिन बाद उनकी लाश जाफराबाद के उनके घर पहुंची। हालात थे, घर में छोटे छोटे बच्चे भूख से बिलक रहे थे। ऐसे में अपने बच्चों की भूख एक बाप से देखी नहीं गई और दंगों के हालात में ही वो अपने घर से बाहर निकल आया। दुकान तलाश ही रहा था कि वो दूध ले और वापस अपने घर वापस पहुंच जाए, लेकिन उससे पहले ही कुछ दंगाई घात लगाए बैठे थे। जैसे ही उन्होंने इरफान को देखा उस पर टूट पड़े। डंडों से, पत्थरों से और न जाने कितने धारदार हथियारों से इरफान पर कई हमले कर दिए। घायल अवस्था में इरफान को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। हम बात कर रहे हैं इरफान नाम के उस 27 साल के युवक की जो दंगों के अंदर मारा गया, दंगाइयों के गुस्से की भेंट चढ़ गया। परिवार के लोग हमारे साथ हैं। आपका नाम मुझे पहले बताइए। मेरा नाम सरफराज है। सरफराज भाई, ये बहुत ही दुख की बात है कि ऐसे हालात हो जाते हैं। हिंदू मुस्लिम को एक तरफ हम रख देते हैं, लेकिन ये दंगों के हालात थे। आपका एक रिश्तेदार भी इसमें चला गया। जी, हमारे एक रिश्तेदार है, मेरे बड़े भाई हैं, उनके सिस्टर इन लॉ हैं, बड़ी सिस्टर इन लॉ उनसे, तो उनके साली का बेटा, मतलब उनका बड़ा वो चौथे नंबर का बेटा। रिश्ते में भाई लगा? हाँ, रिश्ते में भाई लगा मेरा। जी, मोहम्मद इरफान नाम है उनका। आप बता रहे थे कि वो घर से कैसे निकला था, क्या बोल करके निकला था? उनके एक्चुअली क्या, उनके 2 बेटे हैं। एक बेटा 5 साल का है बड़ा, और एक बेटा 2.5 साल का है जो छोटा है। घर में माँ थी और पापा थे उनकी मिसेस थी और वो थे बस। तो वो बड़ा बेटा जो उनका 5 साल का है, उसने ये बोला कि पापा मुझे भूख लग रही है और मैं दूध पीना चाह रहा हूँ, मुझे भूख लग रही है, मुझे दूध ला दो। क्योंकि छोटा बच्चा 5 साल का तो दूध कोई ज्यादा वो करता है। तो वो बोले कि बेटा अभी माहौल जो है ना सही नहीं है, बाहर का माहौल जो है झगड़ा हो रहा है बेटा, मैं अभी नहीं जा पाऊंगा, थोड़ी देर में मैं चला जाऊंगा। तो फिर अब एक बाप का दिल है, उससे रहा नहीं गया। उन्होंने सोचा कि मेरा बेटा भूखा है। अब पेरेंट्स तो माँ बाप बच्चे के लिए सब कुछ करते हैं, इसलिए वो अपना दूध लेने के लिए उन्होंने सोचा कि चलो मैं यहाँ बचपन से रहता हुआ आ रहा हूँ, मेरा मोहल्ला है, मेरे लोग हैं, मेरे हिंदू भाई हैं, सब मेरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मेरे भाई हैं, तो मुझे कौन क्या बोलेगा। यही भरोसा था, यही कॉन्फिडेंस था उनका, तो इसलिए वो चले गए दूध लेने। रात को उन्होंने सोचा कि माहौल अब ठीक है, 8 बजे करीब तकरीबन वो 8 बजे तकरीबन वो दूध लेने के लिए निकल गए। समझिए इस परिवार की हालत, जहां पर दूध लेने के लिए कोई शख्स निकला हो, एक पिता, एक पति, और पहुंची हो लाश, वो भी 3 दिन बाद खून से लथपथ। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ऐसे न जाने कितनी कहानी मातम की हैं दिल्ली में इस वक्त। अब अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए आगे ऐसी घटना दोबारा न हो, अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए, किसी के भड़काने में बिल्कुल मत आइए। एक ब्रेक।